हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बनाने में सफल रहा भारत। जी हां दोस्तों, बताएंगे किसी और ने नहीं, अल-कायदा ने खुद कबूल किया है। जी हां दोस्तों, अल-कायदा का बड़ा कबूलनामा और पाकिस्तानी आर्मी को बताया है कायर। बड़ी खबर दोस्तों बताएंगे आपको भी, और साथ ही साथ बताएंगे जहां 2023 में भारत पर हमला कर सकता है चाइना। बताएंगे दोस्तों किसने ये सबसे बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है। दोस्तों अमेरिका को ताकत दिखाने के लिए ताइवान नहीं बल्कि भारत है चीन का निशाना, कैसे दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां कतर ने भी माना विश्व कप की तैयारी में 400 से 500 लोगों की मौत हुई। जी हां, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लग रहा है तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, साथ ही किसी को भी अपना पैन कार्ड शेयर करने से पहले चेक कर ले ये चीज, नहीं तो लग सकता है मोटा चूना। बताएंगे क्या है खबर दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के होने से भारत का दुश्मन देश थर थर कांपता है दोस्तों, और उसकी उतनी हिम्मत नहीं कि वो भारत पर आंख उठाकर देख सके, और साथ ही मोदी है तो मुमकिन है और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ अल-कायदा का बड़ा कबूलनामा, कहा कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बनाने में सफल रहा भारत। जी हां, पाकिस्तानी आर्मी को बताया कायर। बता दें अभी की सबसे बड़ी खबर, खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा ने भी कबूल कर लिया है कि कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा यानी 21 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में भारत सरकार की सफलताओं को स्वीकार करते हुए पाकिस्तानी सेना पर अपनी भड़ास निकाली है। अल-कायदा ने कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की कमी के लिए पाकिस्तान पर अपनी भड़ास निकाली है। पाकिस्तानी सेना को कायर बताते हुए अल-कायदा ने कहा कि उसकी वजह से कश्मीर में दहशतगर्द कम हो रहे हैं। साथ ही उसने ये भी कहा है कि भारत कश्मीर में अब सफल हो रहा है। जी हां दोस्तों, 21 की आधिकारिक पत्रिका ने कहा है कि भारत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बनाने में सफल रहा है। उसने इसके लिए पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और कार्रवाई में कमी को जिम्मेदार ठहराया। अल-कायदा की भारतीय उपमहाद्वीप शाखा ने अपनी मैगजीन में लिखा है कि कश्मीर में दहशतगर्दी कम हो रही है और इसकी वजह डरपोक व कायर पाकिस्तानी आर्मी है, जो आतंकियों को घाटी में नहीं भेज पा रही है। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था। इसके बाद से अल-कायदा ने कश्मीर पर अपना पूरा फोकस शिफ्ट किया था। वो अफगानिस्तान के जरिए कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ाना चाहता है। हालांकि भारतीय सेना की मुस्तैदी ने आतंकी संगठन की हर चाल को नाकाम किया है। खुद की नाकामी के बाद अब आतंकी संगठन पाकिस्तानी आर्मी पर भड़ास निकाल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर खुद अल-कायदा ने कबूल कर लिया है दोस्तों कि कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बनाने में सफल हो चुका है भारत। जी हां दोस्तों, ऐसे में सबसे पहले अल-कायदा को तो ये इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते, कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। को बनाया नहीं गया है बल्कि हमारा ही था। जी हां दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, अब जब अल-कायदा इसको कबूल कर चुका है और पाकिस्तानी आर्मी को कायर बता चुका है दोस्तों, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि मोदी जी की विदेश नीति और मोदी जी का आतंकवादियों को लेकर संघर्ष अब काम आया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है, कमेंट में कहना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को जितनी ज्यादा आज हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को पता चले कि अब आतंकवादी भी और आतंकवाद का संगठन भी ये मानने लगा है कि भारत ने आतंकवाद पर काबू पा लिया है। जी हाँ दोस्तों, तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखते देखते एक और खबर की ओर चले दोस्तों, जहाँ पर पाकिस्तान की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने सीमा पर पकड़ा हथियारों से भरा बैग, 5 असॉल्ट राइफल, 5 पिस्टल व 9 मैगजीन बरामद। जी हां दोस्तों, पंजाब में पाकिस्तान की साजिश को लगातार सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान नाकाम कर रहे हैं। अब पंजाब के फिरोजपुर में अमृतसर पुलिस और बीएसएफ ने दोना तेलू मुल चौकी के नजदीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 असॉल्ट राइफल, 5 पिस्टल व 9 मैगजीन बरामद की है। ये सारी सामग्री एक बैग में थी। इसे पाकिस्तानी तस्करों ने छिपा कर रखी थी। उल्लेखनीय है कि सोमवार को एसटीएफ ने अमृतसर से 8 पिस्तौल, 14 मैगजीन और 63 कारतूस के साथ एक तस्कर को दबोचा था। उसी की निशानदेही पर फिरोजपुर से हथियारों की एक खेप बरामद की गई है। जी हां दोस्तों, खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमृतसर पुलिस ने हथियारों व हेरोइन संग तस्कर परमजीत को दबोचा था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि हथियारों से भरा बैग बीएसएफ की दोना तेलुमुल चौकी के नजदीक सीमा पर लगे बाढ़ के गेट नंबर 195 के पास छिपा कर रखा है। मंगलवार को पुलिस ने बीएसएफ बटालियन 136 के साथ मिलकर बाढ़
पहाड़ को पार करके खेत से हथियारों से भरा बैग ये बरामद किया। ऐसे में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी अपने भारतीय जवानों को। ऐसे में थैंक यू बीएसएफ जवान कहना मत भूलेगा आप लोग। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर 2023 में भारत पर हमला कर सकता है चीन। अमेरिका को ताकत दिखाने के लिए ताइवान नहीं बल्कि भारत पर चीन का है निशाना। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 2023 में दुनिया में युद्ध की आशंका वाले इलाके कौन से हो सकते हैं, इसके एक आकलन में भारत चीन युद्ध की आशंका सबसे ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, जानकारों का मानना है कि दुनिया में अभी भी अपनी ताकत साबित करने के लिए अमेरिका और चीन के बीच कुछ वैसा ही शीत युद्ध जैसा चल रहा है जो कभी रशिया और यूएस के बीच चल रहा था। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद नॉन स्टॉप इस बात की शंका जताई जा रही थी दोस्तों कि अब चीन अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए कोई बहुत बड़ा एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है और ये ताइवान पर कब्जे की कोशिश से लेकर जापान के सेनकाकू द्वीप पर अपना हक जताने तक कुछ भी हो सकता है। ऐसे में इन दोनों ही सिनेरियो से ज्यादा आशंका चीन के भारत से उलझने की जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठा होगा आखिर ऐसा क्यों। आपको बता दें, अब तक भारत चीन से एक घोषित युद्ध लड़ चुका है। सियाचिन और इससे जुड़ी सीमा पर अघोषित युद्ध की स्थिति वर्षों से बनी हुई है। आखिर सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही उठा होगा कि क्यों 2023 में भारत और चीन के बीच ये युद्ध की आशंका ज्यादा है। क्यों चीन ताइवान पर हमले के बजाय हिमालयी सीमा पर अशांति फैलाने में ज्यादा फायदा देखता है। आपको बता दें दोस्तों, एशिया में अभी भारत चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। अर्थव्यवस्था के मामले में अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जापान भले ही आगे हो, मगर भारत की छवि एक ऐसे देश की है जो बिना किसी पावर के, बिना किसी महाशक्ति के समर्थन के भी अपनी जगह तेजी से बना रहा है। ऐसे में चाइना की प्राथमिकता हर मोर्चे पर भारत को स्टॉप करने की है, रोकने की है, कंट्रोल करने की है। चीन मानता है कि अगर सामरिक मोर्चे पर वो भारत को उलझाता है, यानी उनको कंफ्यूज करता है, प्रॉब्लम में डालता है, तो पूरे एशिया को अपनी ताकत दिखा सकता है। साथ ही उसे यानी भारत से चाइना को यकीन है कि भारत के मामले में अमेरिका सीधे तौर पर नहीं उतरना चाहेगा। ऐसे में एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञों का मानना है दोस्तों कि 2023 में भारत चीन सीमा एशिया में तनाव का सबसे बड़ा पॉइंट बन सकता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी इस बात का जवाब देते हुए ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को अब वो सक्षमता हासिल करवा दी है दोस्तों, डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत करवा दिया है कि भारत को अब किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं और चीन जैसे दो कंट्री से एक साथ भारत लड़ सकता है, तो कमेंट में मेरा भारत महान लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और ऐसे में चीन को लेकर आपका जवाब देना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर कतर ने भी माना विश्व कप की तैयारी में 400 से 500 लोगों की हुई है मौत। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, कतर फुटबॉल विश्व कप के आयोजन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहली बार ये माना है कि टूर्नामेंट के आयोजन में 400 से 500 के बीच मजदूरों की मौतें हुई है। जी हाँ दोस्तों, अब तक कतर की तरफ से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उससे ये बहुत ज्यादा है। आपको बता दें, ये पहली बार हुआ है दोस्तों कि इस तरह के कतर से खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं कि एक फुटबॉल विश्व कप के आयोजन में इतने ज्यादा और अधिक मात्रा में मजदूरों की मौतें हुई है। जी हाँ दोस्तों, क्या इस पर जांच नहीं बैठाना चाहिए? आप लोग क्या कहते हैं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर ब्रिटेन ने चीन को दिया तगड़ा वाला झटका। जी हाँ, सरकारी कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट से कर दिया बाहर। आपको बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चीन के साथ रिश्तों को लेकर साफ गोई अपनाते हुए कहा था कि अब दोनों देशों के बीच संबंधों का सुनहरा समय समाप्त हो गया है। इसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने चीन की एक कंपनी को तगड़ा झटका दिया है। ब्रिटेन ने साइज वेल्सी न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्रोजेक्ट से चीनी कंपनी सीजीएन को बाहर कर दिया है। अब बाकी का काम फ्रेंच पार्टनर ईडीएफ करेगा। आपको बता दें, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के दौरान पश्चिमी देश न केवल रशिया बल्कि चीन पर भी भड़के हुए हैं। चीन खुलकर रशिया का साथ देता दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कंपनी को बाहर निकालने के बाद ब्रिटेन की सरकार पर बोझ बढ़ेगा। ये डील 70 करोड़ पाउंड की हुई थी। सरकार इस पर 679 मिलियन पाउंड खर्च कर रही है। इसमें से 20 मिलियन पाउंड चीन की सरकारी कंपनी जीसीएन को मिलेगा। एग्जिट सौदे के तहत ब्रिटेन चीनी कंपनी को भुगतान करेगी। बता दें कि 2015 से यूके में न्यूक्लियर पावर के इस मामले में चीन का बड़ा योगदान रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इसी डील की वजह से इसे दोनों देशों के संबंधों का सुनहरा युग बताया था। हालांकि ऋषि सुनक ने एक झटके में इस दौरे को खत्म कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर दुश्मनों के ड्रोन पर चील जैसी नजर। उत्तराखंड चीन बॉर्डर पर भारत अमेरिका सेना की तैयारी। बता दे, चीन के नापाक इरादे अब देश पर कभी भी फायर नहीं हो सकेंगे। ड्रैगन के किसी भी आक्रमण को सफल करने के लिए भारतीय
सेना की तैयारी पूरी जोरों पर है। उत्तराखंड बॉर्डर पर अमेरिकी सेना के साथ मिलकर भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास किया। भारत के रणबांकुरा ने हर बारीकियों पर नजर डालते हुए अपने रण कौशल को पहले से भी ज्यादा बेहतर किया है। भारतीय सैनिकों ने युद्धाभ्यास एक प्रशिक्षित चील को भी प्रदर्शित किया। ये चील दुश्मनों के ड्रोन के लिए घातक साबित होगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित ऊंचाई वाले औली में बहादुर सैनिकों ने जमकर पसीना बहाया। युद्धाभ्यास के दौरान MI-17 हेलीकॉप्टर से इस लीथरिंग ऑपरेशन का भी प्रयास किया। जी हाँ दोस्तों, चीन बॉर्डर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरते हुए सैनिकों ने स्लीथरिंग पर खूब मेहनत की। दोनों देशों के सैनिकों ने हथियारों के बिना ही दुश्मनों को मात देने के गुर भी आपस में साझा किए। युद्धाभ्यास के दौरान सैनिकों ने एक दूसरे की कमजोरियों के साथ ही ताकत पर भी चर्चाएं की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना को हर तरीके से माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना और अमेरिकी सेना आपस में मजबूत होती नजर आ रही है दोस्तों। और इस युद्धाभ्यास को देखकर चाइना की सिट्टी पिट्टी गुल होती नजर आ रही है। ऐसे में इस अभ्यास के लिए अपनी भारतीय सेना को दोस्तों ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बल यानी BSF द्वारा 2 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया। और अमृतसर व तरन तारण जिलों में सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। जी हाँ, अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 2 हेक्साकॉप्टर ड्रोन के जरिए करीब 10 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी की जा रही थी, जिसे BSF कर्मियों ने बरामद कर लिया। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर सवालों के घेरे में पुतिन की सेहत। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान दिखे असहज, चेहरा भी दिखा फूला हुआ। आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दिनों अपनी खराब सेहत के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। आए दिन उनका कोई ना कोई ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जिससे उनके गंभीर बीमार होने के संकेत मिल रहे हैं। बीते दिनों उनका क्यूबा के राष्ट्रपति से हुई मुलाकात का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो काफी असहज लग रहे थे। तो वहीं अब एक और फुटेज निकल कर सामने आया है जिसमें उनके बीमार होने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल सोमवार को 70 वर्षीय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम-जोमार्ट टोकायेव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह मीटिंग मॉस्को में हुई। पुतिन बैठक के दौरान काफी असहज और तनाव में लग रहे थे। बैठक में उन्होंने कई बार अपने पैरों को झटका। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन पार्किंसंस रोग से पीड़ित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले पुतिन को गेट वेल सून आप लोग जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ रशिया से जुड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर रशिया का बड़ा शक, जंग के लिए अमेरिका बना रहा है बायोलॉजिकल वेपन। अमेरिका ने दी सफाई। बता दें, रशिया यूक्रेन जंग में अब पुतिन किसी भी कीमत पर अमेरिका को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में अमेरिका की बायो लैब है और उनमें बड़े पैमाने पर बायो वेपन बनाए जा रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर अमेरिका को सख्त चेतावनी तक जारी कर दी है। रूस ने कहा है कि उसकी सीमा के नजदीक बायो वेपन बनाने का मतलब है रूस को उकसाना, और वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अमेरिका को दिए अल्टीमेटम के बाद अब तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। दुनिया के लिए यूक्रेन का बैटल फील्ड वेपन टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है और अब खतरा ये है कि युद्ध में बायो वेपन भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चीन में चल रहे विरोध प्रदर्शन को अमेरिका का समर्थन कहा है। सबको शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने का अधिकार। जी हाँ, चीन में लॉकडाउन के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा है कि चीन की शून्य कोविड नीति यानी जीरो टॉलरेंस कोविड पॉलिसी काम नहीं करने वाली है। हम समझते हैं कि चीन के लिए शून्य कोविड रणनीति के जरिए इस वायरस को नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल होगा। हम दुनिया के किसी भी देश में चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। अमेरिका ने कहा है कि चीन के कई हिस्सों में शून्य कोविड नीति के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और इस नीति के तहत चीन एक बार किसी इमारत या इलाके में कोरोना वायरस का मामला मिलने के बाद उसे पूरी तरह से सील कर देता है, जिस वजह से लोगों को असुविधा होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना में प्रोटेस्ट कर रहे इन लोगों का क्या आप समर्थन करते हैं दोस्तों? क्योंकि ये लोग शांति पूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब जनता शांति पूर्वक प्रोटेस्ट करती है इसका मतलब वाकई में पानी सर से ऊपर जा चुका है। आपकी क्या राय होगी इस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को लेकर? दोस्तों बात करते हैं एक और खबर की, जहां हिंद महासागर मंच की बैठक में मालदीव के भाग न लेने पर भड़का चाइना, बयान जारी करके जताया अफसोस। बता दें, चीन हिंद महासागर क्षेत्र विकास सहयोग मंच की 21 नवंबर को हुई बैठक में मालदीव के शामिल न होने से चीन खफा हो गया है।
है। माले स्थित चीनी दूतावास ने बाकायदा बयान जारी अफसोस जताया है। चीन की मेजबानी में हुई इस बैठक में मालदीव के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी शिरकत नहीं की। मालदीव का इसमें शामिल न होना इसलिए भी अहम है कि वो चीन का बड़ा कर्जदार होने के बाद भी उसके दबाव में नहीं आया और इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। जी हाँ, माले स्थित चीनी दूतावास ने बयान में कहा है कि यदि मालदीव इसमें शामिल होता तो उसे जलवायु परिवर्तन पर अपनी चिंताओं को दूर करने और ब्लू अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने में मदद मिलती। ब्लू यानी नीली अर्थव्यवस्था से आशय समुद्री संसाधनों के आधार पर ऐसी आर्थिक गतिविधियां करना जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। मालदीव के सरकारी अधिकारियों को बैठक में निमंत्रण दिया गया था। अफसोस की बात है कि मालदीव सरकार के अधिकारियों ने इसमें भाग नहीं लिया। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां नेपाल में प्रधानमंत्री बनने की जंग हुई तेज, आधा दर्जन नेता प्रधानमंत्री के देश में हुए शामिल। बता दें, नेपाल के संसदीय चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी नेपाली कांग्रेस के करीब आधा दर्जन नेताओं ने देश का अगला प्रधानमंत्री बनने की इच्छा प्रकट की है। पार्टी में युवा पीढ़ी को नेतृत्व हस्तांतरित करने का दबाव बढ़ रहा है। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के नेताओं ने नई सरकार बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं और प्रतिनिधि सभा तथा 7 प्रांतीय विधानसभाओं के लिए 20 नवंबर को हुए चुनाव के अंतिम परिणाम घोषित होने में कुछ दिन और लग सकते हैं। माय रिपब्लिका अखबार के अनुसार नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत अब तक 53 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। पार्टी के करीब आधा दर्जन नेताओं ने अगला प्रधानमंत्री बनने की इच्छा प्रकट की है। अब तक 158 सीटों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। नेपाली कांग्रेस नित्य सत्तारूढ़ गठबंधन स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर यूक्रेन में प्रथम विश्व युद्ध जैसी खाई खोद रही है रूसी सेना। पुतिन के इरादों ने फिर चौंकाया। जी हाँ, यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस बड़ी योजना बना रहा है। कहा यह जा रहा है कि युद्ध हाल फिलहाल में खत्म होने वाला नहीं है। ब्रिटिश सेना के एक पूर्व प्रमुख ने कहा है कि रूसी सेना खेरसन में जमकर खुदाई कर रही है। उन्होंने कहा कि पुतिन की सेना प्रथम विश्व युद्ध स्टाइल ट्रेंच सिस्टम बना रही है। दोनों देशों में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। भारी बर्फबारी से बचने के लिए रशिया की सेना यूक्रेन के खेरसन में खुदाई कर रही है। उन्होंने बताया कि ये सैनिक गहरी खाई खोद रहे हैं। इस तरह का ट्रेंच सिस्टम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और खबर की, जहां पर जंग रोकने को लेकर मैंने पुतिन और जेलेंस्की दोनों से की बात, बोले पोप फ्रांसिस। जी हाँ, दुनिया भर में रशिया और यूक्रेन के बीच सुलह कराने की बात की जाती रही है। विश्व भर के राजनेताओं और धार्मिक नेताओं ने रशिया और यूक्रेन को बातचीत के मेज पर आने की बात की है। इन नामों में एक प्रमुख नाम है वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस का। पोप फ्रांसिस दोनों देशों के बीच सुलह करने के लिए कहते रहे हैं, पर हाल ही में फिर से पोप शांति सुलह को लेकर दिए अपने बयान के चलते चर्चाओं में है। पोप फ्रांसिस ने ऐलान किया है कि अगर वो दोबारा दौरा करेंगे तो यूक्रेन और रशिया दोनों देशों में जाएंगे, केवल यूक्रेन नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि पोप ने कहा था कि केवल रशिया पर आरोप लगाना सही नहीं होगा, जिसके बाद पोप के इस बयान को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की नाराज थे। वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस की तरफ से दोनों देशों के दौरा करने की बात कहकर एक बार फिर से अपनी बात को दोहराई गई। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां पर एनएसए अजीत डोभाल ने कहा इस्लाम के खिलाफ कट्टरपंथ और आतंकवाद धर्म का न हो संकीर्ण इस्तेमाल। जी हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सीमा पार आतंकवाद और आईएसआईएस से प्रेरित आतंकवाद को मानवता के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती करार दिया। नई दिल्ली में मंगलवार को भारत और इंडोनेशिया के बीच एक दूसरे के धर्म के प्रति शांति और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में उलेमाओं की भूमिका पर आयोजित चर्चा के दौरान अजीत डोभाल ने कहा है कि उग्रवाद और आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम का मतलब शांति और खुशहाली होती है। जी हाँ दोस्तों, डोभाल ने इंडोनेशिया के एनएसए महमूद मोहम्मद के साथ आई हाई लेवल उलेमाओं के डेलीगेशन में कहा, ऐसी ताकतों के विरोध में किसी धर्म के खिलाफ टकराव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवकों की ऊर्जा को सही दिशा देने की आवश्यकता है, धर्म का संकीर्ण प्रयोग नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर कर्ज देने से पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान को दी सबसे बड़ी नसीहत, कहा पहले खर्चे कम करो। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने लोन देने से पहले एक खास नसीहत दे दी है। आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने खर्चे कम करने की आवश्यकता है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY के अनुसार आईएमएफ पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय और संघीय राजस्व बोर्ड यानी FBR के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। जुलाई में आईएमएफ पाकिस्तान के लिए लोन की राशि बढ़ाने के लिए राजी हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर का अतिरिक्त ऋण देने की बात हुई थी। इस लोन के मिलने के बाद पाकिस्तान पर आईएमएफ का 7 अरब डॉलर का कर्ज हो गया। जी हाँ दोस्तों, बात
बात करते एक और खबर की, जहां पर जनरल आसिम मुनीर बने पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख। ISI के पूर्व चीफ के बारे में क्या है जानकारी बता दें। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने मंगलवार को यानी कल के दिन देश को नए सेना प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभाला। मुनीर जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह ले चुके हैं। बाजवा को 2016 में 3 साल के लिए सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। साल 2019 में उन्हें 3 साल का सेवा विस्तार दिया गया था। दोस्तों, मुनीर ने जनरल हेडक्वार्टर में आयोजित एक समारोह में कार्यभार संभाला और इसी के साथ वो आर्मी स्टाफ के 17वें प्रमुख बन गए। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुनीर को 24 नवंबर को सेना प्रमुख नामित किया था। पाकिस्तान में पूर्व में कई बार तख्ता पलट हो चुका है, जहाँ सुरक्षा और विदेशी नीति के मामलों में सेना के पास काफी ताकत है। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है दोस्तों, आसिम मुनीर के आने के बाद वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या पाकिस्तान बनेगा या और बिगड़ जाएगा दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां पर MCD चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा तगड़ा झटका। 3 पूर्व MLA भाजपा में हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में MCD चुनाव से पहले बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 3 पूर्व विधायक ने मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली कैंट से कमांडो सुरेंद्र सिंह, त्रिलोकपुरी से आम आदमी पार्टी का पूर्व विधायक राजू धिंगान और गोकलपुर से पूर्व MLA चौधरी फतेह सिंह ने भाजपा की सदस्यता ली। तीनों नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी उपाध्याय की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को दिल्ली में MCD के लिए वोटिंग होगी। 7 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां गुजरात में पहले फेज के चुनाव प्रचार का शोर थमा। 1 दिसंबर को होगा मतदान। जी हाँ, गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए मंगलवार यानी कल शाम को प्रचार थम गया। गुजरात में 1 दिसंबर को पहले फेज का चुनाव है। पहले फेज में कुल 182 सीटों में से 79 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में सौराष्ट्र की 54 और दक्षिण गुजरात की 35 सीटों पर मतदान होना है। इसके बाद 93 सीटों पर 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे में सबसे बड़ी सर्वे निकलकर सामने आई है, जहां पर गुजरात में वोटिंग से ठीक पहले क्या है जनता का मूड, फाइनल सर्वे ने बताया जवाब। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जब ये सवाल पूछा गया है कि कौन परचम लहराएगा, तो वैसे इसका सटीक जवाब 8 दिसंबर को काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल फाइनल ओपिनियन पोल में जनता का मूड भांपने की कोशिश की गई और सर्वे ने एक बार फिर चौंका दिया है। सर्वे ने एक बार फिर भाजपा सरकार बनने की बात कही है। जी हाँ, इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि 182 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 117 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस को 59 सीटों पर जीत मिलने की बात कही गई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के हिस्से में 4 सीटें आने की बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका फाइनल आंसर क्या होगा दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि किसकी सरकार बनेगी गुजरात में, तो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां पर पैन कार्ड शेयर करने से पहले चेक कर लें ये चीजें, नहीं तो लग सकता है मोटा चूना। दरअसल पैन कार्ड हो या आधार कार्ड, हमें इसका इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक गलती की वजह से आपका मोटा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिसकी मदद से आप बैंक अकाउंट में रखे पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों का खास ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि ऑनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया था। इस बारे में अभिनेता राजकुमार राव ने भी बताया था। उन्होंने बताया था कि इस स्कैम की वजह से उनका सिविल स्कोर बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। अगर आप भी ऐसे स्कैम से बचना चाहते तो आप पैन कार्ड के बारे में पूरी जानकारी अपने पास जरूर रखें। आप आसानी से इसके बारे में पता कर सकते हैं, बस आपको सिविल स्कोर की साइट पर जाकर इसके बारे में चेक करना होगा। सिविल स्कोर चेक करने के लिए आप पेटीएम की मदद भी ले सकते हैं। पेटीएम ऐप पर जाकर आपको क्रेडिट स्कोर चेक लिखना होगा। इसके बाद आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे और आपको पैन कार्ड की डिटेल यहाँ दर्ज करनी होगी। पैन कार्ड की डिटेल दर्ज करते ही आपके सामने सारी डिटेल खुल जाएगी। यहाँ आपको क्रेडिट स्कोर भी दिखने लगेगा। अगर यहाँ कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड या लोन नजर आ रहा है जो आपने नहीं लिया है, तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका है अपने क्रेडिट कार्ड पर और अपने पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कई मामलों में ऐसा भी देखा जा सकता है कि बिना पैन कार्ड शेयर किए भी लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए हैं। दोस्तों, ऐसे स्कैम से बचने के लिए एक ही तरीका है कि आप अपना पैन कार्ड शेयर करने से बचे। अगर आपने पैन कार्ड शेयर भी कर दिया है तो उसकी डिटेल लगातार चेक करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।